नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम सदन दिन भर में और मैं हूं आपके साथ अर्चना मिश्रा। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण का आज तीसरा दिन था। संसद के दोनों सदनों में मेडागास्कर से आए संसदीय प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया गया। लोकसभा से तेल क्षेत्र संशोधन विधेयक को मंजूरी मिली। इसके साथ ही दोनों सदनों में कई विधायी कामकाज भी निपटाए गए। तो बुलेटिन में अगले आधे घंटे में देखेंगे संसद के दोनों सदनों में आज क्या कुछ खास रहा, लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। तेल क्षेत्र विनियमन तथा विकास संशोधन विधेयक 2024 को संसद की मंजूरी। लोकसभा में बिल पर चर्चा का केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दिया जवाब। कहा, संशोधन से गैस और पेट्रोलियम की खोज, उत्पादन और निवेश को मिलेगा प्रोत्साहन। राज्यसभा में रेल मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा। सत्ता पक्ष ने रेलवे में तीव्र गति से हो रहे कार्यों, हाई स्पीड ट्रेनों और सेवाओं में सुधार को सराहा। विपक्ष ने रेलवे के निजीकरण, प्रीमियम ट्रेनों को प्राथमिकता और दुर्घटनाएं रोकने में विफल रहने का लगाया आरोप। जनजातीय हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है सरकार। जनजातीय कार्य मंत्री का राज्यसभा में बयान। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट से पर्यावरण और जनजातीय समुदाय को नुकसान से इनकार। शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि नीट यूजी का पेपर लीक नहीं, अनियमितताओं की जांच जारी। बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं राज्यसभा की कार्यवाही की। राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने कुछ सदस्यों को जन्मदिन की अग्रिम शुभकामनाएं दी। राज्यसभा सदस्य चंद्रकांत हंडोर और डेरिक ओ ब्रायन का जन्मदिन 13 मार्च और एम थंबी दुरई का जन्मदिन 15 मार्च को है। अगले 4 दिन सदन की कार्यवाही नहीं होने के कारण इन सदस्यों को जन्मदिन की अग्रिम शुभकामनाएं सदन की ओर से दी गई। सभा पटल पर विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित पत्र रखे गए, जिनमें सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, गृह मंत्रालय, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय से जुड़े दस्तावेज शामिल थे। इसके अलावा विभाग संबंधी, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी संसदीय स्थायी समिति के प्रतिवेदनों की प्रति पटल पर रखी गई। विभाग संबंधित कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी संसदीय स्थायी समिति के प्रतिवेदनों को सभा पटल पर रखा गया। कोयला मंत्रालय की अनुदान की मांगों के संबंध में विभाग संबंधित कोयला खान और इस्पात संबंधी संसदीय स्थायी समिति के चौथे प्रतिवेदन की प्रति सभा पटल पर रखी गई। विभाग संबंधित उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण संबंधी संसदीय स्थायी समिति के प्रतिवेदनों की प्रति सभा पटल पर रखी गई। विभाग संबंधित ऊर्जा संबंधी संसदीय स्थायी समिति के प्रतिवेदनों की प्रति भी सभा पटल पर रखी गई। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के संबंध में विभाग संबंधित संसदीय स्थायी समिति के तीसरे प्रतिवेदन की प्रति सभा पटल पर रखी गई। ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी संसदीय स्थायी समिति के प्रतिवेदनों की प्रति भी सभा पटल पर रखी गई। संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन सोमवार को 17 मार्च 2025 से आरंभ होने वाले सप्ताह के लिए सरकारी कार्य के संबंध में वक्तव्य दिया। उपसभापति ने सदन को जानकारी दी कि नियम 267 के तहत चर्चा के लिए 9 सदस्यों ने नोटिस दिया है। हालांकि सभापति द्वारा दिए गए व्यवस्था के तहत इन नोटिसों को स्वीकार नहीं किया गया। Honorable members may recall the detailed rulings on the Rule 267 imparted by Honorable Chairman Rajya Sabha on 8th December 2022 and 19th December 2022. The same have been reiterated by Honorable Chairman a number of times. Since these notices do not conform to the directives imparted by the Honorable Chairman, the same are declined. 1 minute, sir. Please, 1 minute. Let me complete. Members have already given notices on similar issues under other parliamentary devices which are likely to be discussed in due course. भारत दौरे पर आए मेडागास्कर के संसदीय प्रतिनिधिमंडल का राज्यसभा में स्वागत किया गया। मेडागास्कर संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने सभा की कार्यवाही भी देखी। Honorable members, on behalf of this August House, I have great pleasure in welcoming Justin Tockley, President of the National Assembly of the Republic Madagascar, and members of the parliamentary delegation who are on a visit to India as our honored guests.
We have a strong bilateral relations with Madagascar. The visit of Madagascar parliamentary delegation will further strengthen our bilateral relations. The parliamentary delegation arrived in Delhi from Madagascar on Monday, the 10th March 2025. The delegation visited Agra on Tuesday, the 11th March 2025. They are now seated in the special box. They are scheduled to meet and call on various dignitaries in Delhi. We wish them a pleasant and fruitful stay in our country. Through them, we convey our greetings and best wishes to the members of Parliament, the government, and the friendly people of Madagascar. राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान विभिन्न दलों के सदस्यों ने जनहित से जुड़े मुद्दों की ओर सरकार का ध्यान दिलाया और उसके समाधान की मांग की। सांसद के लक्ष्मण ने देश में सांस्कृतिक और ऐतिहासिक सिनेमा को बढ़ावा देने की मांग की। ये सरकार के माध्यम से भी ऐसे सिनेमा को बढ़ावा देने के लिए मैं आपके ओर से सरकार को भी और फिल्म इंडस्ट्री को भी मैं अपील करता हूं कि क्योंकि ऐसे फिल्म निर्माण और प्रसार को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका और निभाने के लिए हमारे जो संस्कृति है और विरासत उजागर करने के लिए सरकार के माध्यम से एक स्ट्रक्चरल पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाना चाहिए और उसका फाइनेंशियल सपोर्ट भी सरकार के माध्यम में देना चाहिए। एक फंडिंग मैकेनिज्म, टैक्स रिबेट हो या लो इंटरेस्ट लोन हो या ग्रांट्स हो, इस तरह हमारे हिस्टोरिकल और कल्चरल नैरेटिव जो फिल्म के आधार से बन के आते हैं उनके लिए महत्व दिया जाता है और हमारे नेशनल हेरिटेज कल्चरल एक फिल्म फंड भी बना सकते हैं और मल्टीप्लेक्स चेन्स के माध्यम से OTT प्लेटफॉर्म के माध्यम से जोड़ना भी चाहिए और हमारे सरकार के माध्यम से चलने वाले दूरदर्शन जैसे माध्यम से भी उसका स्लॉट भी प्रदान कर सकते हैं और इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स का जो मंच पर भी इन जैसे फिल्मों को बढ़ावा देने के लिए कर सकते हैं। इसके साथ ही सांसद बाबू भाई जेसंग भाई देसाई ने देश में बाल विवाह की समस्या की ओर सरकार का ध्यान दिलाया। बाल विवाह केवल एक कानूनी समस्या नहीं है बल्कि यह कई और समस्याओं की जड़ है, जैसे कि बच्चों को खिलाफ यौन अपराध, बाल तस्करी, जबरन विवाह, असुरक्षित गर्भपात और लड़कियों के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस दिशा में महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान किया है कि बाल विवाह के खिलाफ लड़ाई को और भी संगठित और प्रभावी ढंग से लड़ने की जरूरत है। सांसद संजय कुमार झा ने उत्तर बिहार में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित करने की मांग की। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि कृपया उत्तर बिहार में भारतमाला परियोजना के तहत एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित करने का विचार करें। यह मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क सड़क, रेलवे और संभावित जलमार्गों सहित कई परिवहन विधाओं के संयोजन का एक केंद्र बनेगा जो माल के सुचारू रूप और प्रभावी परिवहन को सुनिश्चित करेगा। सांसद सदानंद तानवड़े ने सिविल स्कोर को लेकर बैंकिंग उपभोक्ताओं को होने वाली परेशानियों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया। One of the most severe consequences of these unjustified recoveries is the wrongful downgrading of consumer CIBIL scores. This limits their ability to obtain loans, mortgages, and even employment opportunities. Even after settling disputes, many individuals continue to suffer from poor credit ratings, leading to long-term financial instability. Honorable Vice Chairman, sir, I appeal to the government to take immediate corrective measures to protect consumers' rights and provide relief to those who fallen victim to these questionable banking practices. Government intervention is essential in assisting affected citizens in rebuilding their credit scores. इसके साथ ही सांसद अजीत माधवराव गोपछड़े ने देश में सिंथेटिक ड्रग की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए उचित कदम उठाने की मांग की। माननीय सदन और सरकार से निवेदन करता हूं, इस गंभीर समस्या को इस ध्यान में लेकर इस गंभीर समस्या के प्रभावी रोकथाम के लिए कुछ ठोस कदम हम उठा सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की सरकार ने सिंथेटिक नशा के उपचार और पुनर्वास के लिए विशेष कार्यक्रम विकसित किए हैं। बच्चों और उनके परिवारों के लिए मनोवैज्ञानिक सहायता और पुनर्वास के उपाय भी शामिल है।
सरकार ने राज्यसभा में दोहराया कि मेडिकल कॉलेजों में दाखिले की परीक्षा नीट का पेपर लीक नहीं हुआ था और इस परीक्षा में जो अनियमितता और गड़बड़ी हुई उसकी सीबीआई जांच की जा रही है। शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने सदन में पूरक प्रश्नों के जवाब में ये जानकारी दी। कि मैं कोट कर रहा हूं, माननीय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो रीट पिटीशन हुआ था 335/2024 पैरा नंबर 84 में अगर हम देखें तो उसमें स्पष्ट रूप से बोला गया है, हेंस sufficient material is not on record at present which indicates a systemic leak or systemic malpractice of other forms। तो मैं थोड़ी सी पोर्शन कोट कर रहा हूं, और उसके बावजूद हमारी सरकार में जब से ये प्राप्त हुआ रिपोर्ट हमने सीबीआई इंक्वायरी दे दी। डॉक्टर राधाकृष्णन के नेतृत्व में कमेटी बन चुकी है, जो कमेटी अपना रिकमेंडेशन बहुत लगातार उन्होंने 23 दिनों से लोगों के साथ सलाह की, डिफरेंट स्टेक होल्डर से बात की। यहाँ पे हमारे सीनियर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डॉक्टर थम्बी दुराई जी है, वो भी उसमें पार्टिसिपेट किए। स्टेट गवर्नमेंट को बोला गया और उसके बाद केंद्र सरकार को उन्होंने जो रिकमेंडेशन दिया है, बहुत सारे रिकमेंडेशन हमारी सरकार ने, हमारी मंत्रालय ने उसको लागू भी कर दिया है। जैसे मैं 1-2 रिकमेंडेशन बता सकता हूं कि उसमें हमने डायरेक्टर लेवल में 16 पोस्ट की वहाँ पे नई पोस्ट इंक्लूड किया गया, उसमें से डायरेक्टर और जॉइंट डायरेक्टर 8-8 करके उसमें नए पोस्ट क्रिएट किए गए, उसमें नियुक्ति भी शुरू हो गई है। तो इस तरीके से हमारी सरकार प्रतिबद्ध है कि स्वच्छ व्यवस्था से एग्जाम हो और हम पूरी इसमें विश्वास रख सकते हैं, पूरी देश विश्वास रख सकते हैं कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हम कोई भी मैल प्रैक्टिस अलाउ नहीं करेंगे। सरकार ने राज्यसभा में कहा कि वे जनजातीय समुदाय के हितों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट से पर्यावरण और जनजातीय समुदाय को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हो रहा है। ये देश का हित के लिए ये प्रोजेक्ट आवश्यक है, तो इसलिए इसको बनाया जा रहा है। कोई डिजास्टर नहीं हो रहा है। जयराम रमेश जी, आप जानते हैं मैं आप मेरे से आपका कैसा परिचय है ये हम जानते हैं, सारा व्यक्तिगत बंधुता है। हम पोस्को जैसा कंपनी को भगा दिया। हम ट्राइबल का खिलाफ में ये सरकार, नरेंद्र मोदी का सरकार कभी भी नहीं जाएगा। सरकार एक ट्राइबल भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है और एनवायरमेंट पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं हो रहा है। और इसका ग्रीन ट्रिब्यूनल में जो निर्णय दिया है वो निर्णय के हिसाब से पूरा हम लोग चल रहा है। बढ़ते अगली खबर की ओर। राज्यसभा में आज रेल मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा की गई। राज्यसभा में चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष के सदस्यों ने मोदी सरकार के कार्यकाल में रेलवे में तीव्र गति से हो रहे कार्यों की सराहना की। उन्होंने ट्रेनों में सुविधाओं और सेवाओं में सुधार का भी जिक्र किया। विपक्ष ने सरकार पर रेलवे में निजीकरण, प्रीमियम रेलगाड़ियों के परिचालन को प्राथमिकता देने, दुर्घटनाएं रोकने में विफल रहने का आरोप लगाया। धन्यवाद देता हूं मंत्री जी को, जिस हिसाब से रेलवे में काम चल रहा है और रेलवे का नेटवर्क, रेलवे का में जितने लोग ट्रैवल करते हैं और देश दुनिया में अभी कुंभ हुआ। मैं अपने जिस एरिया से आता हूं, हमारा समस्तीपुर डिवीजन पड़ता है, पूरा मिथिला का एरिया है, और मैं कुंभ में देख रहा था कि लगभग 1 करोड़ लोग ट्रैवल किए पूरे कुंभ में मिथिला एरिया से। और वहाँ से जो अनशेड्यूल्ड ट्रेन है, कभी मंत्री जी को भी फोन किया गया कि बहुत भीड़ हो गई है, तो ऐसा 50 ट्रेन रात में वहां से चला है जो प्लान नहीं था पहले से। और रेलवे के लोगों को भी, स्टाफ को भी धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि वहां का तो हम लोगों ने अनुभव किया है। जितना प्रेशर स्टेशन पर था, 24 घंटे वहां पर लोग खड़े होकर के वहां पर लोगों को ट्रेवल वहां से कराया है। तो ये अनप्रेसिडेंटेड जिस कुंभ में रेलवे ने जो काम किया है, उसके लिए मैं रेल मंत्रालय के कर्मचारियों को धन्यवाद देता हूं। हरित पहल भारतीय रेलवे 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर है। सौर ऊर्जा से संचालित स्टेशन, जैव शौचालय और नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग जैसी पहल इस लक्ष्य के प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होगी। The money that we need to raise, it has to be long-term funding that we need to plan out, and it's not just from central government pool. We have to also bring in participation from private, especially areas where the core
technical and core mobility, I think, areas where, the track and other sides, where safety and quality is of highest priority, that should be kept with government railways. But I think the rest of the areas can be privatized. The railways have done a great job in last 10 years. The work done in last 60 years can be compared with the work done in last 10 years. Fractional figures I am giving. This was only possible because the clear vision of the Honorable Prime Minister Narendra Modi and the sankalp to make India a developed nation. This is with the record allocation, our government has reaffirmed its unwavering commitment to the transforming Indian railways into a world-class network. The introduction of 136 Vande Bharat trains, 100 Amrit Bharat trains, 50 Namo Bharat rapid rail services marks a new era of speed, efficiency and comfort for the millions of travelers. Additionally, the decision of manufacturing 17,500 general coaches reflects our dedication to ensuring the affordable travel for every citizen, from the common man to the business traveler. बुलेटिन में अब बात करते हैं लोकसभा की कार्यवाही की। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान ई श्रम पोर्टल के तहत पंजीकरण कराने वालों को राशन कार्ड से संबंधित प्रश्न का उत्तर उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने दिया। मोदी जी ने 80 करोड़ लोगों को फ्री धान्य दे रहे हैं, फ्री। एंड ये लोग इनका सरकार जहां है, और मैं ये भी फिर से रिपीट करना चाहता हूं, सब हमारे सदस्यों के लिए रिपीट करना चाहता हूं, इन लोगों ने 2013 में हड़बड़ी में पारित किया और रूल भी नहीं बनाया था, एक राज्य भी उसमें नहीं था, जो हम आने के बाद, मोदी जी आने के बाद इसको लागू किया है। 80 करोड़ लोगों को हमने फ्री राशन दे रहा है। दिस इज द स्टेटस। इन लोग जो भी करते हैं सिर्फ और सिर्फ चुनाव के लिए करते हैं। मोदी जी जो करते हैं, लोगों को ये जो भूख है, वो भूख निवारण के लिए मोदी जी काम करते हैं, क्योंकि मोदी जी को गरीबी क्या है मोदी जी जानते हैं, इसीलिए हमने किया है ये काम। ये तो आप तो पहले समझ लो। और सेकंड पॉइंट सर, सेकंड पॉइंट, राशन में ई पॉज हमने इसीलिए किया है क्योंकि इसमें हमने वन नेशन वन रेशन कार्ड भी इसीलिए किया है। अगर माइग्रेंट लेबर, अगर वो और एक राज्य से, जहां से गांव से आता है, मुंबई गए, दिल्ली गए, उधर रेशन लाने के लिए अपने गांव न जाना चाहिए, उनको राशन दिल्ली में मिलना चाहिए, मुंबई में मिलना चाहिए, बेंगलुरु में मिलना चाहिए। इसके कारण वन रेशन वन कार्ड अगर देश में लागू किया है तो वो भी मोदी के सरकार ने किया है, तो इसलिए सबको राशन मिल रहा है। स्पेसिफिक इंसिडेंट के एग्जाम्पल के साथ अगर सदस्य मुझे लिखते हैं तो मैं उनको जवाब देता हूं। परियोजना निगरानी इकाई की ओर से खदानों के परिचालन से संबंधित प्रश्न का उत्तर खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने दिया। भारत सरकार के द्वारा आज विदेश में जाकर क्रिटिकल मिनरल्स का एक्सप्लोरेशन करना, माइनिंग करने के लिए नरेंद्र मोदी जी सरकार पहली बार काम कर रही है, क्योंकि आज क्रिटिकल मिनरल सब भी हम इंपोर्ट करते हैं ज्यादा से ज्यादा। आज जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हो, आज सेल फोन्स का हो, अलग अलग सेक्टर में क्रिटिकल मिनरल्स जरूरी है। इसके लिए पहली बार भारत सरकार इस मिशन के द्वारा देश में आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हम प्रयास कर रही है। इसके बाद सभा पटल पर विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित पत्र और संसदीय समितियों के प्रतिवेदन रखे गए। जिन मंत्रालय के पत्र रखे गए उनमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के पत्र शामिल थे। इसके अलावा संचार मंत्रालय, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खान मंत्रालय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय से जुड़े दस्तावेज
रखे गए। सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति की 3 मार्च 2025 को हुई पहली बैठक का कार्यवाही सारांश सभा पटल पर रखा गया। कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदनों की प्रति प्रस्तुत की गई। ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदनों की प्रति पेश की गई। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन पेश किए गए। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अनुदानों की मांगों के संबंध में आवासन और शहरी कार्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति का तीसरा प्रतिवेदन रखा गया। ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदनों की प्रति प्रस्तुत की गई। कोयला खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदनों की प्रति प्रस्तुत की गई। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदनों की प्रति भी प्रस्तुत की गई। संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल 17 मार्च 2025 से आरंभ हो रहे सप्ताह के लिए उन्होंने सरकारी कार्य के बारे में वक्तव्य दिया। शून्यकाल में विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों ने सार्वजनिक महत्व के मामले उठाए। झारखंड के गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने अपने गृह राज्य में अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के कारण क्षेत्र की जनजातीय आबादी पर असर होने का मुद्दा उठाया। 1951 में जब हमारे यहाँ जनगणना हुई संथाल परगना, जहां से कि मैं सांसद हूं, और ये डिलिमिटेशन का विषय जो डीएमके के मित्र हमेशा लगातार उठाते हैं, उनके लिए ज्यादा सोचने वाली बात है कि 1951 में हमारे यहां आदिवासियों की संख्या 45% थी। मानिकम टैगोर जी, हंसने वाली बात नहीं है, सीरियसली सोचिए जरा। और जब 2011 की जनगणना हुई संथाल परगना में, आदिवासियों की जनसंख्या केवल और केवल 28% है। मुसलमान की जनसंख्या जो 9% थी 1951 में, आज 2011 की जनगणना के बाद वो 24% है। ये हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं है, पूरे देश भर में मुसलमानों की संख्या 4% बढ़ी है, लेकिन हमारे संथाल परगना में वो जनसंख्या 15% बढ़ी है। और वो सभी के सभी बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं जो बंगाल के रास्ते मालदा, मुर्शिदाबाद, कालियाचक से लेकर किशनगंज, अररिया, उसके बाद पाकुड़, साहबगंज, गोड्डा, देवघर, दुमका, जामताड़ा, पूरा का पूरा ये फैलाव हो गया है। हम बाबा साहब अंबेडकर की बात करते हैं, और मैं आपको बताऊं सभापति महोदय, इस सदन के लिए आज डीएमके और तमिलनाडु पूरे अपोजिशन की बैठक कर रहा है, और हमारे भी मुख्यमंत्री जा रहे हैं वहां। डिलिमिटेशन जो है कैसे होगा, डिलिमिटेशन किस प्रकार से करना है, लेकिन कभी भी इस पार्लियामेंट में इसकी चर्चा नहीं हुई कि 2008 का डिलिमिटेशन हमारे झारखंड में नहीं हुआ है। इस देश में झारखंड नहीं है, हमारा ही राज्य एक ऐसा है जिसमें कि 2008 का डिलिमिटेशन नहीं हुआ। और क्यों नहीं हुआ? इसीलिए नहीं हुआ कि यदि डिलिमिटेशन हो जाता तो आदिवासियों की 1 लोकसभा की सीट और आदिवासियों की 3 विधानसभा की सीट कम हो जाती। यही कुलदीप सिंह के रिपोर्ट है डिलिमिटेशन कमीशन का। आपने जो है 2008 में और 1971 का जिस डिलिमिटेशन कमीशन की बात कर रहे हो, मैं एक्ट लेकर आया हूं। कांग्रेस ने कहा कि पॉपुलेशन के आधार पर डिलिमिटेशन होगा। 1973 में जो डिलिमिटेशन हुआ उसमें उत्तर प्रदेश में भी 1 सीट नहीं बढ़ा है। पॉपुलेशन की बात मत करिएगा। और तमिलनाडु में भी नहीं बढ़ा है। बढ़ा कहां? जो कांग्रेस शासित राज्य थे, चाहे मध्य प्रदेश था, चाहे महाराष्ट्र था, चाहे राजस्थान था। आज जो हम इस सिचुएशन में आए हैं जहां बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण आदिवासियों का सीट घटेगा, आप कर लो डिलिमिटेशन, बीजेपी कर ले डिलिमिटेशन। 2008 का डिलिमिटेशन नहीं हुआ। आज हमारी आदिवासी लड़कियों को जबरदस्ती बांग्लादेशी घुसपैठिए शादी कर रहे हैं, उनके जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। पूरा साइबर क्राइम का सबसे बड़ा सेंटर जामताड़ा और संथाल परगना हमारा है। इसीलिए आपके माध्यम से इस सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए भारत सरकार से मेरा आग्रह है कि जब डिलिमिटेशन करेंगे तो बांग्लादेशी घुसपैठियों को हटाकर ही डिलिमिटेशन करिए। लोकसभा ने पेट्रोलियम संचालन को मजबूत करने और समग्र ऊर्जा परियोजना के विकास के लक्ष्य वाले तेल क्षेत्र विनियमन और विकास संशोधन विधेयक 2024 को ध्वनिमत से पारित कर दिया।
लोकसभा में आज विधेयक पर करीब 2 घंटे तक चर्चा हुई। इसके बाद केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा उपलब्धता किफायती होने और टिकाऊपन पर आधारित है। ऊर्जा की आपूर्ति के स्रोत को लेकर किसी तरह का भेदभाव नहीं करते हैं। वैश्विक बाजार में तेल की आपूर्ति में कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि दुनिया में कई देशों और पड़ोस में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें भारत के मुकाबले 15 से 20% तक अधिक हैं। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार तेल उत्पादन को प्रोत्साहन नहीं दे रही है। The bill also seeks to facilitate development of comprehensive energy projects and new technologies such as carbon capture utilization and sequestration, CCUS, green hydrogen, etc., all of which will help us achieve net zero status by 2070. The bill proposes a new framework for sharing of resources and infrastructure between different operators to improve viability of oil blocks. Madam, the oil bill also aims to resolve one of the biggest grievances of global oil companies interested in investing in India by providing stability in operations, both in terms of tenure of the lease and condition. It is my firm belief, based on my experience for the last 3.5 years, Madam, that stability and predictability for a foreign investor where large amounts of investment are required in the infrastructure sector are absolutely crucial, and this bill seeks to do that. जब कोई एक सर्टेनिटी नहीं होगी, अस्पष्टता का अभाव होगा, तो निश्चित तौर से कोई निवेश करने वाले के सामने एक अनिश्चितता रहेगी और वो निश्चित नहीं करेगा, क्योंकि निवेश करने का तात्पर्य होता है कि वो करे। और आज जब हम इस परिभाषा को बदल रहे हैं, तो अब इस परिभाषा में केवल ये माइनिंग नहीं रहेगी। अब माइनिंग के बाद जब पेट्रोलियम लीज होगा, तो इसमें कम से कम 4 सेक्टर जोड़े जा रहे हैं। पहला एक्सप्लोरेशन, दूसरा प्रोडक्शन, तीसरा रिफाइनिंग और फिनिशिंग, और चौथा ट्रांसपोर्टेशन। अब ये जब चारों सेक्टर को हम जोड़ेंगे, तो निश्चित तौर से एक लॉन्ग टर्म में एक हमारी स्टेबल पॉलिसी होगी, जो नवीन और तकनीकी चीजों को बढ़ावा देगी, जिसके कारण पूंजी निवेश को भी प्रोत्साहित करेगी। तेल को राष्ट्रीय संपत्ति का दर्जा दिया जा रहा है। तेल क्षेत्र के विवाद के हल के लिए मध्यस्थता की भी व्यवस्था की गई है। सरकारी हस्तक्षेप समाप्त होगा। अब सुधार से निवेशकों की नीतिगत स्थिरता मिलेगी, कारोबार करने में आसानी होगा। आशा है नए कानून से देश में तेल क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा, खोज और उत्पादन बढ़ेगा, देश में विकसित और रफ्तार तेज होगी। India ranks 22nd in the world in terms of proven crude oil reserves. However, the reserve/production ratio is 16.1. This means that given the current level of production and no new reserves being accreted, the present reserves will also last approximately for 16 years. It is essentially indicates that all of the reserves will be depleted within our lifetimes if corrective action is not taken. Addition of reserves, however, is a dynamic process, and this is the chance for India to shine. To this end, Madam, the bill makes a landmark change by introducing a petroleum lease in the place of mining Assam lease. बायोरिफाइनरी किससे बनेगा? बैम्बू से। बैम्बू से इथानॉल प्रोडक्शन करेगा। और इसका प्रोजेक्ट कॉस्ट कितना है मैडम? 4,200 करोड़ का है। ये माननीय मोदी जी ने आसाम को उपहार दिया है। अभी बिहू आने वाला है। ये बिहू के पहले ये उपहार माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आसाम वासियों को दिया है। ये बायोफ्यूल प्रोडक्शन ये जून 2025 में इसका कंप्लीशन होगा। तुरंत बिहू के बाद होगा, लेकिन कपड़ा जब खरीदते हैं हम बिहू के पहले खरीदते हैं, बिहू में पहनते हैं, लेकिन उपहार पहले आ जाएगा। हमारे पास आ गया। India is the only country in the world where over a last 3-year reference period, the price of petrol and diesel has actually come down. And the BJP states, which I will give you the answer, have the patience to listen to it. Have the patience to listen to it. We have brought down the price of petrol and diesel because the Prime Minister reduced central excise on 2 occasions, November 21 and May 22. Whereas the Congress ruled states, have been increasing their VAT. They've also been increasing milk prices.
So let us have a serious discussion, and whenever you are in a meet for a serious discussion, I will sit for you. Now we'll come to prices in the neighborhood. Prices in the neighborhood are at least 15 to 20 to 25% higher than in India. Equally, prices in Western Europe and the United States are much higher than in India. It's only in India that prices have come down. तो कार्यक्रम सदन दिन भर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।